एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 4 है हमारा अर्धनारीश्वर। चैप्टर 4 क्या है तो अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर जो है ना, ये एक निबंध है। क्या है तो निबंध है, ठीक है। और इसके जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय यानी कि उनका जीवनी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। और देखिए, रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि है जिनके बारे में हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे उसने कहा था इसके कहानी है चंद्रशर्मा गुलेरी। ये चंद्रशर्मा गुलेरी के बारे में उतने हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई हो गया जैसे पार्ट 1 का कोई दे दिए, उस समय नहीं भी पूछा जाएगा। लेकिन दिनकर जी के बारे में यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस भी एग्जाम में आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्जाम में, ठीक है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवनी है ये आपको अच्छे से समझना है। और आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे क्लास 12 के, उसमें से तो इसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इस बार की बात करें तो 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर के परिचय से ही पूछा गया था। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर का जो परिचय है ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 24 अप्रैल 1974 को। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल कब से कब तक का था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल था 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ और 24 अप्रैल 1974 को इनका जीवन काल समाप्त हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। समझ गए इनका जीवन और मृत्यु। अब देखिए, अब इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो जन्म स्थान है इनका सिमरिया के बेगूसराय बिहार में। दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ पे तो सिमरिया के बेगूसराय बिहार में। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से अधिकतर बच्चे बिहार से ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम दीजिएगा और सबको पता होगा सिमरिया के बारे में। और किसी जगह के बारे में आपको पता हो या ना हो, लेकिन सिमरिया के बारे में सभी बच्चे को, अधिकतर को पता ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर गंगा मैया है, वहां पे आप लोग स्नान करने जाते हैं, इसलिए आपको पता ही होगा कि सिमरिया के बारे में। तो वैसे ही रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वहीं पे हुआ था, सिमरिया के बेगूसराय जिला के बिहार राज्य में। समझ गए ना, सिमरिया जगह है और बेगूसराय जिला है। तो बेगूसराय तो पता ही है और बिहार तो पता ही है। समझ गए ना। तो इनका जन्म स्थान कहां पे तो सिमरिया के बेगूसराय में। अब इनके माता का नाम और पिता का नाम। किसके माता पिता का नाम तो दिनकर के माता और पिता का नाम। तो दिनकर के माता पिता का नाम है, दिनकर के माता जी का नाम है मनरूप देवी और उनके पिता का नाम है रवि सिंह। दिनकर के माता का क्या नाम है मन रूप। दिनकर के माता का क्या नाम है तो मन रूप देवी और पिता का नाम रवि। रवि से कैसे करके याद रखना है, रवि सूर्य भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा रवि। सूर्य से याद रखिएगा रवि, जैसे सूर्य भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा रवि, तो ऐसे करके याद रखना है। रवि तो इतना कॉमन नाम है, आपके एक दो दोस्त का भी नाम होगा। तो दिनकर के पिताजी का क्या नाम हो गया रवि और माता का नाम जो है कॉमन नाम नहीं है, मन रूप देवी। मन रूप, मन का रूप, ऐसे करके आपको याद रखना है। दिनकर के माता का नाम मन रूप और पिता का नाम रवि सी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले आगे देखिए। अब इनकी पत्नी का नाम देखिए। ये सब भी आप सोच रहे हैं माता पिता पत्नी ये सब थोड़ी पूछता हुआ ऐसे ही बता रहे हैं। ये सब आप एक बार पिछला साल के क्वेश्चन उठाइए और आप देख लीजिए। आपको जैसे ही आपको मन में ये सब बात आए, आप पिछला साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। आपको कोई किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग पिछला साल का क्वेश्चन देखिए। वो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि बुक से तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। बहुत पूछा जाता है ना, तो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके बुक के, यानी बुक के जैसे निबंध है अर्धनारीश्वर, उसके अंदर से पूछा जाएगा, ठीक है ना। जो भी पूछा जाता है वो आपके क्लास 12 हिंदी में ऑब्जेक्टिव, वो आपके लेखक परिचय से ही पूछा जाता है। इसके लिए आप देख सकते हैं पिछले साल के क्वेश्चन। अगर इस बार की बात करें तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से पूछा गया था उसमें से बहुत तो 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके कहानी से क्वेश्चन था, नहीं तो जितने भी क्वेश्चन थे वो लेखक परिचय से ही रहते हैं। इसलिए तो आपको एक सेपरेट वीडियो बना के देते हैं हर एक चैप्टर के लेखक पर का, ठीक है ना। इसलिए जैसे चैप्टर अर्धनारीश्वर, उसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उसका एक सेपरेटेड वीडियो बना दिए। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बता देंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देख ले, ठीक है, अभी देख रहे हैं तो देख ही लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अब रामधारी सिंह दिनकर से जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे आपसे एक भी नहीं छूटेगा। इसलिए आपका एक सेपरेटेड वीडियो बना देते हैं, ठीक है। अब जब जैसे ये हो जाएगा फिर आपको बताएंगे अर्धनारीश्वर जो निबंध है उसमें निबंध में क्या बताया गया। फिर निबंध जब हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, व्याख्या वाला क्वेश्चन बताएंगे। ऐसे करके आपका बुक कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। वैसे आप लोग देख ही सकते हैं चैप्टर 1, 2 और 3 अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोग चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ग्रामर का भी साथ ही साथ करवा रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, आप चैनल पे जाके देखना चाहें तो और भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। तो दिनकर के पत्नी का नाम था श्यामवती,
क्या नाम था? श्यामवती। दिनकर के पत्नी का नाम श्यामवती देवी। और इनकी शिक्षा, यहां तक तो समझ गए, माता पिता और पत्नी का नाम। अब शिक्षा की बात करते हैं। किन की शिक्षा के बाद? तो दिनकर जी की शिक्षा के बाद, शिक्षा के बारे में। और देखिए दिनकर जी बिहार से थे, इसलिए बिहार के जो भी एग्जाम होंगे, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करिएगा, उसमें भी दिनकर से पूछेगा, इनके शिक्षा के बारे में पूछेगा, इसलिए ये तो आप अच्छे से याद ही रखिएगा, इनके शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिनकर की शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास। प्रारंभिक मतलब क्या होता है? शुरुआती शिक्षा। दिनकर जी की जो शुरुआती शिक्षा थी वो गांव में ही हुई थी, और उसके आसपास मतलब गांव के दूसरे गांव में या फिर गांव के आसपास में दिनकर जी की शुरुआती शिक्षा हो गई थी। और 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। ये भी याद रखना है, कॉपी में नोट करते चलता है। दिनकर देखिए, ये आप देख लीजिएगा, तो आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कंप्लीट पूरा करवा रहा है कि दिनकर जी का जो हुआ था शिक्षा, वो तो शुरुआती शिक्षा गांव में हो गया था, उसके आसपास में। और मैट्रिक यानी कि 10th जो किए थे दिनकर जी, वो किए थे 1928 में। कब किए थे? तो 1928 में। और कहां से किए थे? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से दिनकर जी 1928 में मैट्रिक उत्तीर्ण किए थे। समझ गए? चलिए आगे। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स में इतिहास किए थे। अब देखिए मैट्रिक तो कर लिए, उसके बाद अब ग्रेजुएशन कहां से किए थे? किस ऑनर्स में किए थे? तो हिस्ट्री ऑनर्स में किए थे। और कौन सा था? तो बीए कर रहे थे, ठीक है ना, बीए बीएससी बीकॉम होता है, ऐसे करके वो बीए कर रहे थे। अब बीए में कौन सा ऑनर्स लिए थे? तो हिस्ट्री ऑनर्स। और किस वर्ष में हुए थे? तो 1932 में किए थे, यानी 1932, 1932। समझ गए? अब इनकी वृत्ति की बात करें, मतलब काम बार के बारे में, तो प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाध्यापक भी रहे थे। उसके बाद HE स्कूल में रहे थे, ठीक है ना, जो कि बड़बिग्गा सब रजिस्ट्रार में, यानी कि स्कूल में रहे थे प्रधानाध्यापक। उसके बाद सब रजिस्ट्रार भी रहे थे। कौन? तो दिनकर जी। उसके बाद क्या? तो सब डायरेक्टर भी। देखिए क्या क्या ये रहे थे, इसलिए सब कुछ याद रखना। सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग ए भारतीय विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे थे। मतलब ये सब आपको कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन कैसे रहेगा अभी आपको बता देते हैं। आप लोग इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि दिनकर जी ने मैट्रिक कब उत्तीर्ण किया था? तो 1928 में। दिनकर जी ने किस ऑनर से अपना बीए किया था? तो इतिहास से। ऐसे करके कब किया था? 1932 में। दिनकर जी क्या थे? ऐसे रहेगा, रजिस्ट्रार थे, डॉक्टर थे, किसान थे, ऐसे करके रहेगा, तो रजिस्ट्रार थे। ये सब आपको लगाना पड़ेगा, समझ गए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे एक भी नहीं रहेगा क्वेश्चन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। समझ गए ना? उसके बाद सब डायरेक्टर थे, जनसंपर्क विभाग बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी थे, और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी थे। कौन? तो दिनकर जी जो थे वो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी थे, और हिंदी सलाहकार के रूप में भी काम किए थे। इतना काम किए थे दिनकर जी। समझ गए ना? नहीं समझोगे तो एक बार ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। उसके बाद आगे का भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए अगर लेना चाहे तो। नहीं तो हम तो कर रहे हैं, आप कॉपी में एक बना लीजिए, उस कॉपी में लिखते चलिए। अभी शुरुआत का समय आपसे अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में चाहेगा हिंदी का कर ले तो हो नहीं पाएगा। और एक और बात आपको बता दें, हिंदी टोटल होता कितने नंबर का है? तो 100 नंबर का होता है। और अगर बात करें कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब होता है 70 नंबर का, तो आप लोग क्या करते हैं, 70 नंबर का जो रहता है ना, उस पर इतना फोकस कर देते हैं, फिर भी आप लोगों का उसमें उतना नहीं आ पाता है। जितना आप लोग थोड़ा, अगर जितना आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर मेहनत करते हो, उतना अगर थोड़ा मेहनत कर ले हिंदी में, तो आपको हिंदी में 96, 97, 98, 100 में 100 भी आ सकता है। 100 में 100 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हिंदी में उतना मिल नहीं पाता है, लेकिन 97, 98 तक तो आ ही जाएगा। समझ गए ना? अगर आप लोग अच्छे से भी नहीं, थोड़ा मतलब जितना आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत करते हैं ना, उसका अगर 10% भी मेहनत अगर हिंदी में कर ले तो इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। ये आपको भी पता है, लेकिन आप लोग सोचते हैं अरे हिंदी ये तो है, उसको तो एग्जाम से पहले कर ले। लेकिन आप सोचिएगा एग्जाम से पढ़ने करने का, तो आपसे हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि जिस एग्जाम में अगर सिर्फ सोचिए थ्योरी पूछा जाता है, उस एग्जाम में तो आपको कहानी पता होगा तो आप कहानी लिख दीजिएगा। लेकिन भाई इस एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाता है कि दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। आप किसको पता होगा भाई? जो नहीं पढ़ा होगा उसको कहां से पता होगा कि दिनकर की पत्नी का क्या नाम था, वो कौन सा ऑनर्स किए थे, ये नहीं पता होगा। इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और आपको इसीलिए बता रहे हैं। समझ गए ना? चलिए अब आगे देखते हैं साहित्यिक अभिरुचि के बारे में। दिनकर जी की साहित्यिक अभिरुचि किस में थी? तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा 1925, 26, 27, 28। तो 1925 में दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1925 में, ठीक है। पटना, बेगूसराय, प्रतिमा, कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई थी। जो कि पटना में ना, जो पटना, बेगूसराय, प्रतिमा, कन्नौज में, यानी इस सब जगह में क्या हुआ था? तो दिनकर जी की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई थी। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा,
दिनकर जी जब 21 वर्ष की अवस्था में थे तो उनकी पहली पुस्तक कौन सी प्रकाशित हुई थी? तो प्रणभंग। क्या प्रकाशित हुई थी? तो प्रणभंग। अब ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है कि दिनकर जी की प्रणभंग जब प्रकाशित हुई थी उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो 21 वर्ष। समझ गए? चलिए अगला बात, अब कीर्ति के बारे में बात करते हैं, दिनकर जी की कृतियां के बारे में। तो प्रमुख काव्य कृति कौन कौन है दिनकर जी की? तो प्राणभंग। प्राणभंग क्या है? तो जो दिनकर जी की कृति है जो कि 1929 में लिखा था। उसके बाद रेणुका जो कि 1935 में लिखा था, हुंकार जो कि 1938 में, उसके बाद रसवती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी जो कि 1952 में, नीलकुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उर्वशी, समझ गए ना? उर्वशी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे के हरनाम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उर्वशी और हारे का हरनाम इंपॉर्टेंट है जो कि 1970 में लिखा। इतनी आपके बुक में दी गई है जो कि दिनकर जी की कृति है, जो कि दिनकर जी ने लिखी है। अब आप कहिएगा कि हमसे तो इतना याद होगा नहीं, कहिएगा हमसे इतना याद नहीं होगा। अगर आप लोग एग्जाम से बस 2-3 दिन पहले देख रहे हैं तो आप लोग ये उर्वशी और हारे के हरनाम याद रखेंगे, जो कि कब लिखा गया था ये भी याद रखेंगे। लेकिन अभी अगर आपके पास 1 महीने का भी टाइम बचा है, अगर एग्जाम से पहले देख रहे हैं 1 महीना पहले भी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट करना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉपी में सिर्फ नोट करना है। उसके बाद रोज सुबह उठना है, जब आप ब्रश करते हैं, जब आप चाय भी पी रहे हो, कभी भी बस 5 मिनट को देख करके रिवाइज कर लेना है। इससे सोचिएगा इससे हमको याद तो होगा नहीं, हमको पता याद होगा नहीं, लेकिन ये जो अगर क्वेश्चन पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा ना, 4 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन में से अगर मान के चलते पूछते हैं दिनकर जी की कृतियां कौन है, प्रणभंग, और 3 और कोई ऑप्शन दे दिया, बुद्ध का कांटा सुखमय जीवन उसने कहा था, या फिर प्रणभंग, इसमें से कौन दिनकर जी की कविता है। अब जैसे ही आप ये पढ़िएगा ये प्रणभंग, आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो पढ़े थे दिनकर जी की है, ये तो क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण की नहीं, ये तो दिनकर जी की है। ऐसे करके आपको याद आ जाएगा आपके सामने। देखिए अगर आंसर नहीं रहता है तो एक और बात हो जाता है कि आप बार बार अगर जब तक याद नहीं हो तो उससे तब तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सामने आंसर होगा ही नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपके सामने आंसर होगा ना, आंसर दे कुछ 4 ऑप्शन पढ़िए, आपके आप मन में अपने आप आ जाएगा। अगर याद नहीं भी हो ना तो आपको खुद याद आ जाएगा, एक बार हम पढ़े थे इसका यही आंसर होगा, 4 में से 3 नहीं होगा, एक यही होगा। ऐसे करके सिर्फ आपको रिवीजन करना है, समझ गए? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी प्रमुख गद्य कृतियां की बात करते हैं, तो ये भी आप ये सब भी अभी तो बता ही देते, लेकिन इस सब को भी आपको नोट कर लेना और ऐसे ही करके पढ़ना है। मिट्टी की ओर जो कि 1946 में लिखा गया था, अर्धनारीश्वर जो कि यही चैप्टर है जो कि 1952 में लिखा गया था, और 1952 में लिखा गया था, इसे याद भी रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि अर्धनारीश्वर जो कि दिनकर जी के द्वारा लिखित है या फिर रचित है, ये कब लिखी प्रकाशित हुई थी? 1952 में। संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कब लिखी गई थी? 1956 में। देखिए ये तो इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था, हाँ ये क्वेश्चन संस्कृति के 4 अध्याय ये पूछा भी गया था इसी साल के एग्जाम में। काव्य की भूमिका जो कि 1958 में दिनकर जी ने लिखा था, व्हाट पीपल 1961 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, और दिनकर की डायरी 1973 में। ये सब प्रमुख गद्य कृतियां हैं, ठीक है ना। उधर थी कविता, पहले देखे थे कविता, अब ये सब गद्य कृतियां हैं जो कि दिनकर जी ने लिखी थी, समझ गए? और कब लिखी थी वो भी बता दिए, इंपॉर्टेंट इसमें बता दिए, अर्धनारीश्वर और संस्कृति के 4 अध्याय। बाकी बात आपको याद रखना है, बाकी बात भी जो बच गया वो सब याद रखना है। अब दिनकर जी की पुरस्कार एवं सम्मान की बात करते हैं कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिनकर जी जो थे ना, ऐसे क्वेश्चन है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। या फिर ऐसे रहेगा, दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा सम्मान मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, समझ गए? उसके बाद उर्वशी पर दिनकर जी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर जी को उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था, समझ गए? उसका राज्यसभा के सांसद भी थे दिनकर जी, समझ गए? अच्छा इतना समझ गए। उसका लास्ट अब देख लेते हैं। पद्मभूषण एवं कई अलंकरण से सम्मानित हुए थे, पद्मभूषण से और कई अलंकरण से सम्मानित हुए थे दिनकर जी। और दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में समर्थ है, यानी दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, ठीक है ना। कवियों का कवि नहीं, राष्ट्र कवि, इसलिए याद रखिए कवियों का कवि और राष्ट्र कवि में अंतर है, सिर्फ दिनकर जी को राष्ट्र कवि ही कहा जाता है, समझ गए? उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये छायादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन किसके युग के थे ये आपको, जैसे बाल गोविंद कौन है, चैप्टर फर्स्ट बातचीत है, बातचीत का चैप्टर लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, वो भारतेंदु युग के थे। उसके बाद उसने कहा था कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी की, वो थे द्विवेदी युग के। ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो दिनकर जी किस युग के थे? तो छायादोत्तर। एक और बात, छायावादी और छायादोत्तर में आप लोग कंफ्यूज होएगा।
क्या होता है, छायावादी होता है। और ये क्या है, तो छायादुत्तर है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। छायादुत्तर क्या है, छायादुत्तर। दिनकर जी किस युग के थे, तो छायावादी के नहीं, छायादुत्तर युग के प्रमुख कवि थे। समझ गए। अब देखिए यहां तक में कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा प्रॉब्लम जो भी होगा याद करने में होगा, तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में हम ये नहीं बता पाए या फिर आपको ये समझ में नहीं आया, वो तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी आया, जो भी प्रॉब्लम आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का, जैसे ये चैप्टर है ना अर्धनारीश्वर, ये क्या है, तो निबंध है। अब इस निबंध में क्या बताया है दिनकर जी ने, क्या बताया हमें, वो हम पढ़ेंगे, समझ गए ना। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव, ये सब तो करेंगे, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका निबंध, क्या निबंध में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।